तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बोले नहीं, चुपचाप हो। पीछे भी सब लोग कॉन्फिडेंस लाओ। देखो, बोलने से कॉन्फिडेंस आता है सानिया, है ना। सब लोग ध्यान रखें कि जब हम बोलते हैं तो बोलने से हमें कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति को जगा देता है। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारा इस बार कम्युनिकेशन स्किल का भी एक पेपर है? उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वो सब आप देखिएगा। कम्युनिकेशन जब मैं आपसे अभी तुम्हें हल्का सा थोड़ा आत्मविश्वास के बारे में बताई थी, कॉन्फिडेंस के बारे में, वो जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें जो सारे क्वेश्चन तुम्हारे इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान से समझना। क्वालिफाइंग पेपर है, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपका ड्रेसिंग सेंस, इवन हेयर स्टाइल, ठीक है, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब मैंने क्या बताया था, हमारे हाथ भी बोलते हैं, ठीक है, हमारे हाथ भी बोलते हैं, हमारा चेहरा हमें सब समझा देते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, हमारे फेस एक्सप्रेशन, तुम कहोगे ये सब भी कोई पढ़ने की चीज है? यस, ये सब पढ़ने की चीज है जो आपके कम्युनिकेशन स्किल के पेपर में है। उसमें आपको बताया जाएगा आपको बाल कैसे बनाने हैं। तुम कहोगे हम बीए में ये पढ़ेंगे कि हमें हेयर स्टाइल कैसे रखना है, हमें कपड़े कैसे पहनने हैं। बिल्कुल यही वो पार्ट ऑफ सिलेबस है। जब तुम सिलेबस में तुमसे शेयर करूंगी कम्युनिकेशन स्किल का, और बहुत सारी वीडियोस बनी है, और वीडियोस क्या है वो आपको बताते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, और हमें किन किन बातों का इंटरव्यू देते समय, या अपने कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर आत्मविश्वास को घटाती हैं। तो हमें आत्मविश्वास क्या है, घटाना नहीं है, हमें अपने आत्मविश्वास को क्या है, बढ़ाना है। तो ध्यान रखना, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, देखो नहीं आ पाता, लेकिन आत्मविश्वास हमारा कब बढ़ता है, जब हम अपने पठन पाठन से संबंधित पढ़ाई की बातों को बहुत इत्मीनान से पूरे ऊंची आवाज में बताते हैं। ऊंची आवाज हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। इसको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी आवाज का स्तर है, ये कंठ से निकलने वाली पढ़ाई वाली आवाज है, ये हमारे अंदर आत्मविश्वास को बिल्डअप करती है, आत्मविश्वास पैदा करती है। और कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा, तुम यकीन मानना, तुम्हारे पास हर प्रश्न के जवाब अपने आप आते चले जाएंगे। इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में हमें पता नहीं क्या पूछ लेंगे, लेकिन यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है ना, तो वो आत्मविश्वास आपके सब प्रश्नों के जवाब ऑटोमेटिकली दे देगा। ये मैं एक दिन तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, सोसाइटी, समाज। अब तक हम समाजशास्त्र को पढ़ते आ रहे थे कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र, ठीक है। मैंने बताया था समाजशास्त्र किसे कहते हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट, मेरे बच्चे तो बहुत होशियार है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। लेकिन वास्तव में आज हम उस सोसाइटी को पढ़ने जा रहे हैं, समाज को। व्हाट इज सोसाइटी? समाज किसे कहते हैं? अभी तो मैंने तुम्हें मोटे सरसरी तौर पे बता दिया था सोसाइटी किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं समाज शब्द की बात करूं, सोसाइटी की, सबसे पहले आप सब मुझे बताइए, ये शब्द आप सबने कहां सुना? सोसाइटी, समाज, इसी क्लासरूम में आने के बाद सुना, या इससे भी पहले सोसाइटी शब्द, समाज शब्द सुना है आप लोगों ने? सबने सुना है, वेरी गुड। कहां सुना है? कहां पर तानिया? जैसे किस संदर्भ में? कोई उदाहरण दो। स्कूल में किस संदर्भ में सुना था? जागृति, किस संदर्भ में सुना था? मतलब कोई एग्जाम्पल दो मुझे। समाज, सानिया? हाँ, कि हम इस सोसाइटी से, कई बार लोग उसको, मोहल्ले को ये सोसाइटी कहते हैं, है ना। और कहा? लाइवनूर कहीं सुना है समाज? हाँ बेटा, अंकिता? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया अंकिता ने, वेरी गुड। कई बार हमें घर वालों द्वारा या कई लोगों द्वारा सीख दी जाती है, ठीक है, समाज के हिसाब से रहना है, कोई काम ऐसा मत करना जिसमें क्या हो, समाज में हमारी
वो हो जाए, इंसल्ट हो जाए कई बार। तो ये सोसाइटी जो हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, हमने मोहल्ले के रूप में सोसाइटी को सुना, हिस्ट्री में हम आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब सुना है, ठीक है। और कई बार हम समाज शब्द का प्रयोग बहुत सारी चीजों में भी करते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि ये जो है हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज, हम धर्म को भी समाज में जोड़ देते हैं। फिर हमने, जैसे मैंने बताया, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। अब ये आर्य समाज कहां से आ गया? फिर अक्सर हम पेरेंट्स को, बड़े लोगों को ये कहते सुनते हैं कि कुछ काम ऐसा मत कर देना कि समाज से तुम्हें लोग बाहर निकाल दें। तो वहां भी हमने समाज को सुना है। फिर कई बार कोई लोग कहते हैं पशु समाज, तो हमने कहा अच्छा पशु में भी समाज होता है, तो हमने पशु समाज के रूप में समाज को सुना है। कहने का मतलब सोसाइटी शब्द हमने आज से पहले कई रूपों में सुना है, लेकिन वास्तव में समाजशास्त्र में सोसाइटी क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है, आज हम उसको पढ़ेंगे। समाज के ये अर्थ जो हम सुनते आ रहे हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, पशु समाज, ठीक है, कई बार शिक्षक समाज, शिक्षक समाज, जो शिक्षक होते हैं जितने, शिक्षक सोसाइटी हम नाम दे देते हैं, ये शिक्षक सोसाइटी है, ये डॉक्टर की सोसाइटी है, ये इंजीनियर की सोसाइटी है। तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए, ये सोसाइटी है क्या आखिर, सब लोग सोसाइटी लगा लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो हम समाजशास्त्र में समाज शब्द, सोसाइटी, समाज शब्द को पढ़ रहे हैं, ये क्या है? देखिए, समाज जो है, समाज में, समाज मतलब समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में, सोसाइटी जो है वो है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, सोशल रिलेशन। ध्यान से समझना, या हम हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, या बीपुरम, या अमुक सोसाइटी, या शिक्षक समाज, या छात्र संघ समाज, इसकी समाज की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम समाजशास्त्र में समाज की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज सोसाइटी इन द रेफरेंस ऑफ सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है? तो समाज क्या है, सबसे पहले मैकाइवर पेज ने समाज को परिभाषित किया था। मैकाइवर तथा पेज, आपने एक किताब लिखी थी जिसका नाम ही था सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है मैकाइवर पेज की। क्या नाम था उस किताब का? सोसाइटी। इस किताब के नाम से ही जैसे हमें स्पष्ट हो रहा है, आपने एक किताब लिखी थी सोसाइटी, इसमें आपने समाज के बारे में विस्तार से बताया। और मैकाइवर तथा पेज की डेफिनेशन को समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत रेलेवेंट माना जाता है, प्रासंगिक माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं बताती हूं। मैकाइवर तथा पेज समाज को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, ध्यान से समझना, एक एक शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं और पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता की व्यवस्था है। ध्यान से सुनिए, शुरू से, समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। कहने का मतलब मोटे मोटे शब्दों में, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है तो उस संबंधों को हम समाज की संज्ञा देते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सोशल रिलेशन सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, बनते हैं, तो उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। तभी इसे और डिफाइन करते हुए मैकाइवर तथा पेज ने कहा है कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणाली, रीति हम कहते हैं ना, रीति रिवाज, समाज में हमारे जैसे हमारे कस्टम्स होते हैं, हमारे रीति रिवाज, और कार्य प्रणालियां, हमारे कार्य करने का तरीका। ध्यान से समझना, अधिकार और पारस्परिक सहयोग, जो हम अधिकार होता है और हम आपसी जो मिलजुल कर रहते हैं, और कैसा सहयोग है मैं अभी अभी आपको समाज की विशेषताओं में बताऊंगी। पारस्परिक सहयोग, मानव व्यवहार के नियंत्रण, जो हमारे ऊपर कंट्रोल होता है। कंट्रोल, देखिए आज जो हम क्लासरूम में बैठे हैं, तुम क्लासरूम में क्यों बैठे हो? चाहे तो तुम सोशियोलॉजी की क्लास 1 बजे आ जाओ,
क्यों नहीं आते 1 बजे? इसी समय क्यों आते हो? टाइम टेबल है, ओके। और अगर तुम 1 बजे आओगे तो क्या होगा? क्लास नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि टाइम टेबल में 10:45 का समय दिया गया है, और 1 बजे जाएंगे तो टीचर्स किसी और क्लास में बिजी होंगे, क्योंकि जो हमें शेड्यूल। और फिर हमारे, तुम दौड़ दौड़ के क्यों आते हो क्लास में? जैसे तुम्हारी हिंदी की क्लास होती है, उसके बाद बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं। क्यों आते हो दौड़ के? क्योंकि क्लास का समय शुरू हो गया है। क्लास अपने समय के अनुसार ही चलेगी, 10:45 से 11:30 तक। और तुम इसलिए आते हो दौड़ दौड़ के, फटाफट ज्वाइन कर लें क्लास को, हमारा काम छूट ना जाए। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। हम हॉस्पिटल, अगर हमें क्या है, आज तो हमारा सिर दर्द है, चलो हॉस्पिटल चलेंगे। रात के 8 बज गए, चलो चलते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, इमरजेंसी में मिलते हैं, वो भी इमरजेंसी सर्विस देते हैं। कहने का मतलब, समाज में हमारे ऊपर नियंत्रण है। नियंत्रण किस प्रकार से है? सिर्फ पुलिस और प्रशासन का नहीं, समाज का, समाज की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली मतलब उसका वर्किंग, मतलब जो वर्किंग पैटर्न है वो कैसा है? ये टाइम टेबल है, इसके अनुसार हम स्कूल या महाविद्यालय जाते हैं। ये टाइम टेबल है, हम हॉस्पिटल जाते हैं। हमें कोई प्रमाण पत्र बनाना है तो हमें पता है कि जो तहसील है वो 10 बजे से लेकर इतने बजे तक प्रमाण पत्र बनेंगे। तो कार्य प्रणालियां है ना। तो ये सब क्या है? ये समाज का, वो मैकाइवर पेज ने बताया है अपनी परिभाषा में, कि समाज नियंत्रण और स्वतंत्रता की, हमारे ऊपर नियंत्रण भी रखा जाता है और हमें स्वतंत्रता भी दी जाती है। तुम कहोगे स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? जो तुम घर से बाहर निकल रहे हो। आज लड़कियां हैं, घर से बाहर तुम इजीली अपने घर से निकले और कॉलेज तक पहुंच गए, तुम्हें कोई परेशानी हुई? नहीं हुई? तुम्हें नहीं, कोई नहीं, इजीली आ गए। ठीक है, ऐसे ही तुम शाम को घर जाओगे तो इजीली अपने घर पहुंच जाओगे। तुम्हें कोई परेशानी होती है? नहीं होती है। उसका रीजन है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे नियम बने हैं। कानून तो है ही है, अगर कोई हमारे साथ मिसबिहेव करेगा तो आज की तारीख में हमारे पास मोबाइल है, हम पुलिस को कॉल कर देंगे। लेकिन फिर भी सोसाइटी में जैसे बहुत लोग जा रहे आ रहे हैं, कोई भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि उन्हें सोसाइटी का भय होता है, कितने लोग जा रहे हैं, मेरी पिटाई ना हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी काम कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। तो समाज में नियंत्रण और स्वतंत्रता की व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तित होने वाली व्यवस्था को, ये सब स्थायी नहीं है, ये बदलता रहता है। समाज में जो कुछ है वो बदलता रहता है। जिस समय कोरोना का काल आया था, तुम्हें ध्यान हो, सड़क पे निकलना बंद हो गया था। निकल पाते थे? लॉकडाउन लग गया था, सरकार ने बहुत सारे नियम लागू कर दिए थे, मास्क लगाना पड़ता था। यदि हमें कोई जरूरी काम था तो ही हम ट्रेवल कर पाते थे, वरना हम अपने घरों में बंद हो गए थे। तो इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को हम सोसाइटी कह सकते हैं। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये परमानेंट नहीं है, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये मैकाइवर तथा पेज की डेफिनेशन है। तो समाज किसे कहते हैं? समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को कहते हैं, जिन संबंधों का अध्ययन हम सोसाइटी के अंतर्गत करते हैं, समाज के अंतर्गत करते हैं। समाज की कुछ विशेषताएं आती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। किसी को हम समाज क्यों कहते हैं, अब वो हम पढ़ते हैं कि हम समाज किन किन आधारों पे कहते हैं, उसमें क्या होता है, समाज के अंदर क्या होता है। जैसे फर्स्ट हेडिंग है, समाज में पारस्परिक जागरूकता होती है। म्यूचुअल अवेयरनेस इसको बोलते हैं, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। अब कोई मुझे एग्जाम्पल देगा म्यूचुअल अवेयरनेस का मतलब? मैंने अभी भी बहुत सारी चीजें बताई साक्षी। म्यूचुअल अवेयरनेस, समाज में पारस्परिक जागरूकता है। पारस्परिक, देखो समाज का पैटर्न तुम्हें पता है ना, तुम्हें अगर कहीं ट्रैवल करना है तो कितने बजे जाना है ट्रैवल करने, पता है ना? गाड़ी कितने बजे मिलेगी? तुम रात के 12 बजे यहाँ ऊपर हनुमान चौक पे जाके खड़े हो जाओगे कि हमें तो देहरादून जाना है, गाड़ी मिलेगी? क्यों क्यों नहीं मिलेगी? जाती नहीं है। और हमें टाइम टेबल का पता है कि रात को इस तरह की ट्रैवलिंग नहीं होती। हाँ, अगर उसकी जगह हम सुबह 6 बजे या 7 बजे जाएं तो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो समाज में पारस्परिक जागरूकता है, म्यूचुअल अवेयरनेस। क्या होता है, कैसे होता है? इवन मैंने तुम्हें सोशलाइजेशन की बात की थी, समाजीकरण की। तो समाजीकरण में जैसे हमारे घर में हमें बहुत सारी बातें सिखाई जाती है,
ठीक है, एक बच्चा है, बच्चे को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें उसको समाजीकरण के द्वारा सिखाई जाती है। किसके द्वारा? माँ द्वारा, भाई बहन द्वारा। बच्चे ने देखा मेरा भाई चिप्स का पैकेट लेके आया, तो वो भी दुकान पे गया, चिप्स, उसने कहा चिप्स पैसे दो, तो उसका अंकल पैसे तो नहीं, जाओ पैसे लेके आओ बेटा अपने घर से। तो उसने अपने भाई से बोला चिप्स कैसे लेके आया? तो उसने कहा मैंने पहले 10 रुपीज मम्मी से लिए, फिर मैं चिप्स लेने गया। तो उसने मम्मी से 10 रुपीज लिए, फिर वो गया, फिर उसको चिप्स का पैकेट मिल गया। अब वो समझ गया कि अगर चिप्स लेने हैं तो मेरे पास 10 रुपीज होने जरूरी है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक सोशलाइजेशन की बात की है। अब हम अपनी बात करते हैं, जो मैं ट्रैवलिंग की बात कर रही थी, या मैं सोसाइटी के नियमों की बात कर रही थी। सोसाइटी के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, हम उसके बारे में अवेयर होते हैं। हमें पता है हमें कपड़ों का सलीका, हमें कैसे पहन के बाहर निकलना है, सलीका पता है ना। ये कोई गोवा तो है नहीं कि हम मॉडर्न ड्रेसेस पहन के बाहर निकलेंगे। लेकिन मैं देखती हूँ जब मैं संडे में या कहीं घूमने गई थी, नीचे भगीरथीपुरम या झील के आसपास बहुत सारे लोग घूमने आए थे। क्योंकि वो घूमने के पर्पज से आए थे तो उनकी ड्रेसेस भी देखने लायक थी। ठीक है, लेकिन हम लोग जब कॉलेज के लिए निकलते हैं, या मैं निकलती हूँ या तुम लोग निकलते हैं, तो हम अपनी ड्रेस सेंस का पूरा ध्यान रखते हैं। इवन मैंने तुमसे कहा भी था कि अब 15 अगस्त के बाद से सब लोग ड्रेस पहन के आएंगे, कहा था ना मैंने तुम सबसे, और सबको पहन के आनी है। 15 अगस्त के बाद मेरी क्लास में हर एक बच्चा यूनिफॉर्म में होगा। ठीक है, कोशिश करना, कठिन काम नहीं है। एक ब्लू कुर्ता सिलवाना है, व्हाइट सलवार, और पहन के यहाँ पे आ जाना है। 2 दिन का या 1 दिन का मैं समय दूंगी, इसमें तुम कुछ भी अदर यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना। उससे क्या यूनिफॉर्मिटी आती है? पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे कि हमें हर चीज, फिर हमें पता है हम मंदिर में या अपने धार्मिक स्थलों में जा रहे हैं, हमें कहाँ वहां कैसा व्यवहार करना है। जूते चप्पल बाहर निकालने हैं, हाथ को धोना है, सिर को ढकना है ना, ये सब हम जानते हैं। ये कहीं लिखा हुआ है कि मंदिर में जब जाएं सिर ढके ही ढके? ये तो हमारे पेरेंट्स ने या हमने दूसरे लोगों को देखा है, तो हमने कहा क्योंकि हम आस्था मानते हैं। जैसे गुरुद्वारे में यदि बहुत से लोग जाते भी हैं तो वहीं हैंकी मिल जाते हैं, वहां से सिर ढकना बहुत अनिवार्य ही माना जाता है गुरुद्वारों में। तो वहां तो इसलिए हैंकी साइड में या छोटे छोटे दुपट्टे रखे रहते हैं। तो ये म्यूचुअल अवेयरनेस की बात होती है, हमें सिखाई भी नहीं जाती, तब भी हम देख देख कर सीख जाते हैं कि समाज में कैसा होता है। हमें सामान खरीदना है तो पैसे देने हैं। ठीक है, कोई बाजार से चीज लानी है तो पैसे देने हैं। हमें ट्रैवल करना है तो टिकट खरीदना है, बिना टिकट खरीदे हम ट्रैवल नहीं कर सकते। हमें कॉलेज में पढ़ना है तो हमें प्रवेश लेना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअल अवेयरनेस की बात होती है जो सोसाइटी में पाई जाती है। दूसरा, समाज अमूर्त है, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त बोलते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये कोई वस्तु नहीं है सोसाइटी जिसको हम देख सके। तुम कहोगे क्यों मैडम, यहाँ पे तो जैसे हम सोसाइटी की बात करते हैं, हम लोग रहते हैं, हमें तो सब देख सकते हैं। हम प्यूपिल्स की बात नहीं कर रहे, हम मानव शास्त्र की बात नहीं कर रहे, मनुष्य के अध्ययन की बात नहीं कर रहे, हम सामाजिक संबंधों के अध्ययन की बात कर रहे हैं, सोशल रिलेशन की, जिनको हम एहसास करते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अमूर्त किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये शब्द एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। जैसे सोशल रिलेशन। आज मैं कहने लगूं कि आज पता नहीं तान्या थोड़ी सी नाराज है मुझसे, है ना, सुबह से मैं देख रही हूं उसका चेहरा कि कुछ तो बात है, या तो इसको कोई मेरी बात बुरी लगी है। ठीक है, ये मैंने एहसास किया, आत्मीकृत किया, एहसास किया, देखा तो उसके एक्सप्रेशन को देखा, लेकिन ये सिर्फ फील करने वाली बात है। जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारे चेहरे पे हंसी या वो ही अलग होता है जब हम बहुत खुश होते हैं। तो ये सब क्या है? ये हम एहसास कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आत्मीकृत करते हैं, सीखते हैं। तो समाज क्या है? अमूर्त है। अमूर्त क्या क्या मतलब है अमूर्त? ये बार बार शब्द आएगा, एब्स्ट्रैक्ट, हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त का मतलब देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे तो हम एहसास कर सकते हैं। ठीक है, नियम जैसे होते हैं, रूल्स, जिनका हम पालन कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं कि कॉलेज जो है 9 बजे खुलेगा तो तुम 9 बजे ही आओगे, उनका तुमने 9 बजे आके रूल्स का पालन किया। तो ये है समाज अमूर्त है।
फिर समाज में समानता और असमानता, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, समानता और असमानता। जो सोसाइटी होती है उसमें समानता और असमानता पाई जाती है। समानता जैसे समाज में समानता कैसे है, जैसे हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स के तुम ग्रुप हो या जो फीमेल है या मेल है, समाज में बहुत सारी समानताएं हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे फीमेल्स का ग्रुप हो गया या स्टूडेंट का ग्रुप हो गया, तुम स्टूडेंट हो, एक ही एज ग्रुप के हो, ठीक है, या फिर शिक्षक वर्ग एक ग्रुप हो गया, शिक्षक वर्ग, इस तरह की समानताएं पाई जाती है। बहुत से वर्ग जो होते हैं, अमीर होते हैं, वो सब समान है। कोई मध्यम, मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं ना, वो मध्यम वर्ग होते हैं, वो सब समान है। कुछ लोग जो मजदूर वर्ग होता है, जिन्हें हम गरीब वर्ग कहते हैं, उनकी जो स्थिति होती है, स्टेटस, वो एक समान होता है। फिर कुछ लोग काले हो रहते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ हाइट में छोटे होते हैं, तो उनके अपने ग्रुप्स होते हैं। लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, समाज में समानताएं बहुत तरीके से पाई जाती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी होती है। बहुत से लोग जो है वो मजदूरी करते हैं, तो जो उनके साथ के मजदूर होंगे वो उनके साथ समान होंगे। ठीक है, समाज में समानता पाई जाती है। फिर विचारों में समानता, मुझे भी मीठा पसंद है और लाइबनूर को भी मीठा पसंद है, और जरूरी नहीं है जागृति को मीठा ही पसंद होगा, लेकिन जो हम लाइकनेस कहते हैं, जो सेम हमारी जो इंटरेस्ट होता है, सेम इंटरेस्ट, लाइकनेस, सेम इंटरेस्ट वाले ग्रुप को हम समान बोलते हैं। ठीक है, मैंने कई बार तुमसे पूछा है अपनी अपनी हॉबीज बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, तो किसी बच्चे ने बताया मुझे खाना पसंद है, किसी ने डांस पसंद है, कोई कह रहा है मुझे पढ़ना पसंद है, नॉवेल पसंद है। तो ये सब क्या हो गया, समानताएं। ठीक है, और डिफरेंसेस कैसे होते हैं, डिफरेंसेस असमानता, कोई गरीब है, हाँ बिल्कुल, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, बहुत सारे डिफरेंसेस है समाज में। तो कोई लंबा है, कोई हाइट में छोटा है। इसी प्रकार से कोई काला है, रेसिस की मैंने बात की थी, कोई गोरा है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई नहीं है। फिर हमारे समाज में हमने समाज को जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर डिवाइड किया है। वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके आधार पर हमारी सोसाइटी में लोगों ने हमें बांट दिया। धर्मों के आधार पर हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग अलग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अलग हैं, तो ये सब डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। कोई ग्रुप जो है वो सरकारी नौकरी करता है, तो कोई प्राइवेट नौकरी करता है, तो कोई बेरोजगार है, तो कोई बेरोजगार है। तो ये सब डिफरेंसेस, समाज में समानताएं भी पाई जाती हैं और समाज में असमानताएं भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार से समाज में सहयोग और संघर्ष, समाज में सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी। कहीं तुम जा रहे हो और सडनली एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक गाड़ी जो है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, काफी भीड़ लग गई, लेकिन कुछ लोग अपने काम की वजह से निकल रहे थे, उन्होंने हल्का देखा और निकल गए आगे को, वो रुके ही नहीं। जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा एकदम से वो के शॉक्ड होके रुके, फिर उन्होंने तुरंत फोन मिलाया, जो हताहत थे उनकी हेल्प करी, एम्बुलेंस को फोन मिलाया, पुलिस को फोन मिलाया। तो समाज में सहयोग संघर्ष दोनों पाया जाता है, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग और संघर्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात भी होती है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष बोलते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट सहयोग बोलते हैं, जैसे गांव में जब शादी होती है लड़की की, तो सब गांव वाले क्या होता है, सब मिलके मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, सब इकट्ठा होकर लकड़ी लाते हैं, डायरेक्ट कोऑपरेशन इसको बोलते हैं। मैंने क्या कहा, समाज में सहयोग भी है और समाज में संघर्ष भी है। और सहयोग कितने प्रकार का है, दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कोऑपरेशन तो उसको बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई शादी है या फिर गांव में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसे खून की जरूरत पड़ी, तो सभी गांव वालों ने मिलकर, मैं भी दे दूंगा एक बोतल, एक दूसरे का मैं भी दे दूंगा, अरे चाचा जी को मैं भी दे दूंगा, तो डायरेक्ट कोऑपरेशन, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष सहयोग। एक होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं कि जैसे केरल में, वायनाड में तुमने सुना होगा,
भीषण बाढ़ आई, बहुत सारा भूस्खलन हो गया। केदारनाथ में भी इस समय चल रहा है। 2013 में जब केदारनाथ की बहुत बड़ी डिजास्टर आई थी, 16-17 जून 2013 को, लाखों लोग फंस गए थे केदारनाथ में और बहुत सारे लोग मर भी गए थे। तो मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने जगह जगह सहयोग के लिए दान पात्र लगाए थे कि डोनेशन आप कर दीजिए, वहां के लोगों तक पहुंच जाएगा डोनेशन, दवाइयाँ, खाने का सामान। तो कई लोगों ने डोनेशन किया। बच्चे जैसे कॉलेज में आए थे, टीचर्स के पास भी आया था एक बॉक्स बना के कि डोनेशन दे दीजिए। अप्रत्यक्ष सहयोग, वो एग्जाम्पल है अप्रत्यक्ष। हम डायरेक्टली वहां नहीं गए, लेकिन हमने पैसे देकर वहां के लोगों के लिए सहायता भेज दी। हम तो नहीं जानते ना केदारनाथ में कौन कौन लोग फंसे हैं, बस इतना पता है कि वहां हजारों लोग फंसे हैं। या केरल में जो हमारे बाढ़ आई, हमें नहीं पता है कि वहां कितने लोग हताहत हुए, उनका नाम क्या है, हम नाम तक भी नहीं जानते। लेकिन हमने कपड़ों से कुछ अनाज दे दिया, कुछ पैसे दान कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सहयोग। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। सहयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का पाया जाता है। और संघर्ष बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे है कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब कोई मुझे एग्जांपल बताए तुम में से कि समाज में अप्रत्यक्ष संघर्ष कैसे है या प्रत्यक्ष संघर्ष कैसे है। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहते हैं। देखो, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो हम देखते हैं कि जब बिल्कुल किसी ने सामने मर्डर कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल उन्हें पता है कि किसने मारा, किसको मारा, किस लिए मारा, प्रॉपर्टी का झगड़ा था। तो ये किस में आता है? डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, प्रत्यक्ष संघर्ष। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, अप्रत्यक्ष संघर्ष। तुम सभी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, सीट 10 है, आवेदन किया 2 लाख बच्चों ने, वो है इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तुम कंपटीशन में संघर्ष कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम्हारा प्रतिद्वंदी कौन है। 2 लाख बच्चे हैं प्रतिद्वंदी, सीट कितनी है? 10 सीट है, तो होगा इनडायरेक्ट। जैसे जब युद्ध होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का तो डायरेक्ट में आएगा, जब वो लड़ते हैं तो उन्हें पता रहता है कि ये 5 आदमी खड़े हैं, हम 5 इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आएगा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। किस में आएगा वो? डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जातीय संघर्ष होते हैं, कि किसी जाति के ऊपर अटैक हो गया तो सभी जाति के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मामला ये नहीं पता किसने किया, क्या किया, लेकिन वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित, इंटरडिपेंडेंसी इसको बोलते हैं। हम समाज में, तुम समाज के ऊपर निर्भर हो, ठीक है, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तुम मेरे ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर। इंटरडिपेंडेंसी इसको बोलते हैं कि समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। इंटरडिपेंडेंसी जो मैंने बताया था, हम कहने लगे कि हमारा किसानों से, हमारी फैमिली में कोई किसान नहीं है तो इसलिए मेरा किसानों से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? हाँ भाई, सब्जी तो मैं खाने में खा रही हूं ना, अनाज खा रही हूं, और वो अनाज कहाँ उगता है? तो इंटरडिपेंडेंसी हुई ना। तो मेरा सबसे लेना देना है। अगर मैं कहने लगूं कि नहीं मेरा इंजीनियर से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं चलती कहां से हूं? उस रोड से, उस ब्रिज से, या जिस व्हीकल को यूज करती हूं मैं, उस व्हीकल के आधार पर मैं कह सकती हूं कि इंटरडिपेंडेंसी है, अन्योन्याश्रितता। तुम मेरे ऊपर, ये तो हमें पता है कि तुम सब स्टूडेंट हो, मुझसे पढ़ रहे हो और मेरे ऊपर डिपेंड हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम परीक्षा देके आओगे। फिर मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूं, कैसे? तुम्हें पढ़ा रही हूं तभी मुझे वेतन मिल रहा है, इंटरडिपेंडेंसी, तभी तो मुझे वेतन मिलता है। फिर डॉक्टर मेरे ऊपर डिपेंड है कि जब मैं बीमार होती हूं तो डॉक्टर के पास जाती हूं, फीस पे करनी पड़ती है डॉक्टर को। इंटरडिपेंडेंसी। तो समाज क्या है? समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो वोट ही नहीं दिया इसलिए,
नहीं, क्योंकि वो सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा करेंगे, वो सरकार ने नियम बनाए हैं। हम जो यात्रा कर रहे हैं और जो टिकट खरीदा है, वो सरकार ने लॉज बनाए हैं। तो कहने का मतलब समाज में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंसी है समाज में। इसी प्रकार समाज परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज हमेशा एक सा नहीं रहता, समाज हमेशा बदलता रहता है। कैसे? कोई एग्जाम्पल देंगे आप मुझे? समाज कैसे बदलता है? जटिल एवं परिवर्तनशील है। समाज कैसे बदलता है? अच्छा एक बात बताओ, आज से 50 साल पहले जैसे सोसाइटी थी, आज भी वैसे ही है? क्या हुआ उस पे? बदली है? अच्छा, मुझे नहीं पता था, बताओ जरा कैसे बदली है? बिल्कुल। और हमारे रहन सहन में बदलाव आया, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया ना? ठीक है। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि समाज परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। जटिल कहते हैं जिसको समझना मुश्किल है, इतनी इजीली नहीं समझ पाएंगे हम समाज को, सोसाइटी को। और परिवर्तनशील कैसे है? आज से 50 साल पहले जैसे कि सोसाइटी थी वैसे प्रेजेंट में नहीं है। आज टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, हमारे हाथ में मोबाइल फोन आ गए, लैपटॉप हो गए, इंटरनेट आ गया। ठीक है, हम पूरे विश्व से जुड़ गए। ओलंपिक में क्या चल रहा है, पल पल की घटनाएं हम अपडेट हमें मिलती रहती हैं। इस समय ओलंपिक में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ओलंपिक में? कल की क्या है न्यूज, सानिया बताएगी। देखा? क्या नाम है? विनेश फोगाट ना? वेरी गुड। चल, हाँ, विनेश फोगाट मतलब। और ये देखो, मेरे पास टीवी नहीं है इस समय यहाँ पे टीवी में, लेकिन फिर भी मैं अपडेट रहती हूँ। मोबाइल, इंटरनेट, कनेक्टिविटी, जो न्यूज चैनल मैंने क्या है उनको सब्सक्राइब कर रखा है। जो भी रिसेंटली है ब्रेकिंग न्यूज होगी, तुरंत मेरी स्क्रीन पे आ जाती है। जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो मैं तुरंत एक सरसरे निगाह मारी तो मुझे पता चल जाता है। कहने का मतलब आज टेक्नोलॉजी ने पूरी सोसाइटी को बदल दिया है। स्मार्ट डिवाइसेस आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और आगे आने वाले समय में एजीआई आने वाला है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो कहने का मतलब आज से 50 साल पहले जैसे समाज था वैसा अब नहीं है, और जैसा अब है तुम्हें 50 साल बाद बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो समाज बहुत जटिल है, परिवर्तनशील है। पहले जो संबंध थे तुमने देखा होगा, पहले फीमेल्स का जो लिटरेसी रेशियो था, लिटरेसी रेशियो मतलब साक्षरता का प्रतिशत, परसेंटेज, वो बहुत कम था। लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, फीमेल्स को लोग घर से पढ़ाने के लिए बाहर भेजते ही नहीं थे। रीजन बहुत सारी कुप्रथाएं थी, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी कुप्रथाएं थी। सिस्टम ही ऐसा बना था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन कुप्रथाओं को बैन कर दिया गया। इससे क्या हुआ, महिलाएं घर से चार दीवारी से बाहर निकलने लगी, क्योंकि उन्हें फ्रीडम मिलने लगी। फ्रीडम का उन्होंने अपना इस्तेमाल किया, पढ़ाई कर कर, नौकरी कर कर। आज कौन सा ऐसा पद है जिसमें हमारी महिलाएं परचम ना लहरा रही हो। मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि आज हमारी माननीय राष्ट्रपति, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो भी एक महिला है। कितनी मुख्यमंत्री या राज्यपाल, बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो महिलाएं हैं। बड़े बड़े आईएएस। राष्ट्रपति कौन है इस समय? वेरी गुड, अच्छा है जीके का नॉलेज। और मैं तुमसे ये क्यों क्लासरूम में पूछती रहती हूँ, देखिए अपने आप को अपडेट रखिए। अपडेट इन द सेंस, तुम कहोगे कि मैडम बीच बीच में क्या पढ़ाने लग जाती है। देखो, मैं चाहती हूँ मेरे क्लासरूम का हर एक बच्चा जो इस क्लासरूम में बैठा है, तुम अपने आप को कंपटीशन में फाइट करने के लायक बनाओ। सिर्फ ये तुम्हें ग्रेजुएशन नहीं करना है, ग्रेजुएशन के साथ साथ तुम्हें सीखना है कि हमें कंपटीशन में फाइट कैसे करनी है, हमें कंपटीशन में आगे कैसे निकलना है। उसके लिए तुम्हें अपनी जीके, अपना करंट अफेयर, कुछ मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो। मैंने कुछ ग्रुप बना रखे हैं, अभी उसमें मैंने तुम्हें ऐड नहीं किया है। उसमें काफी सीनियर्स लोग ऐड हैं। मैं बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें उसमें भेजती रहती हूँ बच्चों को,
फिर जो भी वैकेंसी आती है तुरंत ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। बच्चे उनको पढ़ते रहते हैं, तो अपने आप को अपडेट रखिए। ये तो मैंने बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछे तुमसे, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जो तुम्हें नहीं आते और जबकि तुम्हें आने चाहिए। तुम्हें आज से ही सब स्टूडेंट को जब हमें ABCD नहीं आती तो हम क्या करते हैं, एक किताब खरीदते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं है। जब छोटे बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराना होता है तो माँ सबसे पहले किताब लाती है। A फॉर एप्पल, एप्पल सुंदर सा एप्पल बना रहता है, बच्चे देख के पहचान जाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ऐसे ही अक्षर ज्ञान हिंदी में देना होता है, आ से अनार, आ से आम, बुक आती है। ऐसे ही जीके की अल्फाबेटिकली बुक, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग से बुक, लूसेंट की है। लूसेंट सामान्य ज्ञान किताब का नाम नोट करो सब। हर एक बच्चे के पास ये किताब होनी चाहिए आज के बाद से। एक रिचार्ज कम करा लेना, ये वाली किताब ले लेना बस।